नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी प्रसाद पंत वाली क्लासेस और नरेंद्र दानचार निःशुल्क क्लासेस में। तो आज हम जो है वो रीतिकाल की स्टार्टिंग करेंगे, रीतिकाल की शुरुआत करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप रेगुलर क्लासेस दे रहे हैं। कल बहुत से कमेंट्स आए थे, लेकिन जितने स्टूडेंट्स देख रहे हैं उससे बड़े कम आ रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि थोड़ा मैं रेगुलर नहीं रह पाया, नियमित क्लासेस नहीं दे पाया, लेकिन आज हमारी जो क्लास है वो क्लास नंबर 27 नंबर क्लास है। अब तक मैं 26 क्लासें दे चुका हूं और अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत आनंद आने वाला है, जैसा कि आज की क्लास में आनंद आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं रीतिकाल। आज भी देखिए फिर क्लास एक बार मिस होने वाली थी, लेकिन अभी मैंने कहा चाहे छोटी सी क्लास हो, आधे घंटे की हो, आधा घंटा टाइम निकालें और आपको देख के जाएँ। संडे है। रीतिकाल की सबसे पहले जो शब्द सीमा है वो क्या मानी जाती है? 1643 से 1843 मानी जाती है। आप सबको पता है कब मानी जाती है? 1643 से 1843। कहा जाता है कि रीतिकाल का उदय जितनी जल्दी होता है उतना ही जल्दी ये अस्त हो जाता है। और अस्त क्यों होता है? तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि इसमें जनार्दन, जो जनता जनार्दन है, उसे लेकर उसको क्या किया गया? गौण किया गया। मतलब जनता के दुख दर्द पीड़ाओं को गौण किया गया। जो भी काव्य था दरबार के अंदर सीमित था। कवियों का जो मूल होता है, जो कवि होते हैं वो जनता की पीड़ा को उकेरते हैं अपने काव्य में, ऐसा कुछ इसमें नहीं था। ये प्योर शुद्ध रूप से दरबारी काव्य था और ये सबसे बड़ी इनकी कमी है। मैं आगे बताऊंगा उस सीधे शब्दों में क्या है। उससे बाद में बात आती है कि रीति, इस रीति शब्द से क्या तात्पर्य है, रीति का अर्थ क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि रीति जो है इसका अर्थ क्या होता है। तो हम अगर रीति के अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है काव्यांग निरूपण, अर्थात काव्यांग, बस इसमें है क्या? काव्यांग निरूपण, काव्य के अंगों का निरूपण करना। आराम से देखिए, आनंद आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो काव्यांग निरूपण की बात आती है। मैसेज वगैरह किसके हैं? सही तो चल रहा है ना? ठीक है। एक सेकंड। हाँ, काव्यांग निरूपण मतलब होता है कि ऐसे ग्रंथ जिनमें मतलब लक्षण व उदाहरण, ऐसे ग्रंथ जिनमें लक्षण व उदाहरण, काव्यांगों के लक्षण व उदाहरण, जो काव्य होते हैं उनके लक्षण व उदाहरण दोनों प्रस्तुत किए जाएं, वो क्या कहलाते हैं? रीति ग्रंथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रीति ग्रंथ कहलाते हैं। तो ये रीति से तात्पर्य, और प्रश्न आता भी है कि रीति का अर्थ क्या होता है या रीति सबसे तात्पर्य क्या है? तो याद रखना, रीति ग्रंथों से तात्पर्य है कि काव्य के लक्षण और उदाहरण दोनों दिए जाएं, वहां होता है। अब बात आती है, आपको पता होगा एक परिभाषा आती है जो दोनों जगह पूछी जाती है, ऋतिरात्मा कावश्य। ये परिभाषा किसकी है? तो वो है वामन की है। किसकी परिभाषा है? वामन की। ध्यान रखें, अगर आपसे पूछा जाए रीति काव्य का प्रवर्तक, तो वो कौन है? वामन है। लेकिन जब बात आती है रीति काल के प्रवर्तक की, किसकी बात आती है? रीति काल के प्रवर्तक की। तो रीति काल का प्रवर्तक जो है वो माना जाता है केशवदास को किसने माना है? केशवदास को माना है श्याम सुंदर दास ने। ये भी दास था, तो केशवदास को माना है श्याम सुंदर दास ने। जबकि रीति काल का प्रवर्तक जो है वो चिंतामणि भी माना जाता है। कौन माना जाता है? चिंतामणि भी माना जाता है। तो चिंतामणि को मानने वाले थे ARC ने ये चिंता की थी कि भाई अगर रीतिकाल का प्रवर्तक किसी को मानना है तो वो कौन है? वो है चिंतामणि। इसके अलावा एक चीज और आती है, ARC कहते हैं कि ये तो बात ये होगी कि अगर रीतिकाल में अगर कोई
हिंदू जाति का, अच्छा ये बात तो मुझे बाद में बतानी थी, पहले कुछ और बताना था। चलो ये बात थी प्रवर्तक की। अब अगर आता है कि रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि, रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि कौन है? तो रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि है बिहारी दास। रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि बिहारी दास है, जिसने क्या लिखी थी? बिहारी सत्सई लिखी थी। क्या लिखी थी? बिहारी सत्सई लिखी थी। बिहारी सत्सई में 713 दोहे हैं। अब ये तो हो गया प्रतिनिधि कवि, लेकिन अगर यूं कहा जाए कि रीतिकाल में हिंदू जाति, रीतिकाल में हिंदू जाति का अगर कोई प्रतिनिधि कवि हो सकता है, हिंदू जाति का अगर कोई प्रतिनिधि कवि हो सकता है, तो वो कौन है? तो वो है हमारे आदरणीय भूषण। वो कौन है हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि? तो वो है भूषण। तो याद रखें, रीति काव्य का प्रवर्तक अलग बात है, रीति काल का प्रवर्तक जो है वो अलग बात है। दोनों बातों में अंतर है, ध्यान रखना, ठीक है। निर्मला कैसे क्वालिटी कम करें कोई? हाँ ठीक है। देखिए इस रीतिकाल को, जो रीतिकाल है, इसके काव्य को लोग क्या है कि मानते थे भाई ये जनवादी काव्य नहीं था। जनवादी काव्य न होकर ये कैसा काव्य था? काव्य न होकर ये दरबारी काव्य था। कैसा काव्य था भाई? ये दरबारी काव्य था, और इसी कारण से इसका अंत जो है, दरबारी संस्कृति का काव्य होने के नाते इसका अंत बहुत जल्दी होता है। ठीक है, आगे और बताते हैं। देखिए आपके डिस्क्रिप्शन में प्ले स्टोर का लिंक दिया हुआ है, हिंदी पॉइंट नाम से प्ले स्टोर का लिंक दिया हुआ है। आप हिंदी पॉइंट ऐप को डाउनलोड करें। उस पर आज भी मैंने दिन में 20 क्वेश्चन जो है सेकंड ग्रेड के हिसाब से क्या नाम है उसके, जीके के डाले हैं। तो आप डेली फ्री टेस्ट सीरीज जो चला रखी है, 20-20 क्वेश्चन अटेंड करें। अभी मैं नाइट में ये वीडियो आप तक पहुंचने से पहले ही हिंदी पॉइंट पर मैं हिंदी के 20 क्वेश्चन भी अपलोड कर दूंगा, तो उसे भी आप जरूर देखें। उसे भी आप जरूर देखें और बराबर हल किया करो। प्रैक्टिस होती रहेगी, आपको पता लगेगा कि जो पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, बाई चांस कभी क्लास नहीं होती है तो आपको सूचना भी मिल जाएगी। बात समझ आएगी। अब आता है रीतिकाल का नामकरण। सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग मैं बहुत सही चीज़ें बता रहा हूँ और आपको काफ़ी फायदा मिलेगा, आप बस याद करते चलें। सबसे पहले रीतिकाल का नामकरण। रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था? रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा था भाई? तो देखें कौन बताएगा सबसे पहले। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा था मिस्र बंधुओं ने। किसने कहा था? मिस्र बंधुओं ने कहा ये तो अलंकृत काल है। रीतिकाल भी किसने कहा था? रीतिकाल किसने कहा है? ARC ने कहा है। अब कुछ कहेंगे सर उत्तर मध्यकाल, बिल्कुल उत्तर मध्यकाल है ना। उसके बाद आता है रीतिकाल में कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? श्रृंगार काल तो ये कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, सिंह नहीं है, ध्यान रखना। कई जगह कंफ्यूज होते हैं कि विश्वनाथ प्रसाद सिंह होगा, सिंह नहीं है, मिश्र है। क्योंकि विश्वनाथ प्रसाद सिंह तो हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, VP सिंह नाम से लोग जानते हैं उनको, ठीक है। उसके बाद रीतिकाल के बारे में श्रृंगार काल हो गया। फिर आता है कलाकाल, ठीक है। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? कलाकाल कहा है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इनको कलाकाल नाम से पुकारा है। इसके अलावा रीतिकाल को श्रृंगार काल तो इसने कहा है। अब अगर आ जाए कि रीति श्रृंगार काल किसने कहा है? रीति श्रृंगार काल किसने कहा है? तो वो कहा है भगीरथ मिश्र ने। किसने कहा है? भगीरथ मिश्र ने। रीति काल को रीति श्रृंगार काल किसने कहा है? भगीरथ मिश्र ने कहा है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है, देखिए जो मैं कहता हूं हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे किसी काल को पढ़ते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो लगती है मैं वो बता रहा हूं। देखिए विशेषताएं, जो विशेषताएं ढंग से याद कर लेता है उसको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं देख लेता हूं, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है क्लासेस। और आप देखिए मैं लिख भी इस तरह से रहा हूं
कि आप इसको क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में एक साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मार्कर कहाँ गया दूसरा? चलिए, सबसे पहले इसमें लक्षण ग्रंथों की स्थापना हुई थी। स्थापना या रचना, तो हम कहेंगे रचना, कि गुरुजी स्थापना कैसे कर रहे हो। लक्षण ग्रंथों की स्थापना रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की रचना होना प्रारंभ हो गई थी। दूसरी विशेषता है कि यहां कवि व आचार्य बनने की एक होड़ सी लग गई थी। कवि व आचार्य बनने की होड़ सी थी। हर कोई जो कवि था ना, मतलब जो भी रीतिकालीन जो कवि थे, वो बस आचार्य बनने की होड़ कर रहे थे। वो ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान प्राप्त करने की होड़ कर रहे थे। वो चाहते थे हम राजाओं के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोलें, ऐसे ऐसे वर्णन करें जिससे राजा हमसे प्रसन्न हो जाए। और ऐसे में सबसे ज़्यादा जो फायदा उठाने वाला था वो बिहारी था, है ना। अशरफियाँ ले जाता था एक एक दोहे पर। और हमारे देवदत्त द्विवेदी जो हैं, वो तो रीतिकाल में अक्खड़ स्वभाव के रहे, कबीर की तरह, तो कई आश्रयदाताओं के आश्रय में भी रहे थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फायदा उठाया था हमारे बिहारी ने। 713 अशरफियाँ ले गया, है ना। बड़ा उस्ताद था बिहारी। ठीक है, और लेकिन इनका जो काव्य है वो नीति भक्ति, है ना, श्रृंगार की त्रिवेणी कहा जाता है। बिहारी का काव्य नीति भक्ति श्रृंगार की त्रिवेणी कहा जाता है। अच्छा, इसके बारे में यहाँ देखिए, एक परिभाषा और बताऊं। एक परिभाषा है डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र की एक परिभाषा है। वो कहते हैं कि रीति क्या, श्रृंगार, वो क्या कहते हैं, श्रृंगारिकता तो रीति कवियों का प्राण तत्व है। श्रृंगारिकता तो रीति कवियों का प्राण तत्व है। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। इंपॉर्टेंट परिभाषा है इनकी। श्रृंगारिकता तो रीति कवियों का प्राण तत्व है। इनकी अगली विशेषता है नायिका भेद निरूपण। नायिका भेद निरूपण, भाई नायिकाओं, जो नायिका वर्णन है वो भी लिखा गया था। इस काल में भक्ति व वैराग्य वर्णन भी मिलता है। इस काल में भक्ति व वैराग्य वर्णन भी मिलता है, कुछ कवियों में मिलता है, सारे कवियों में नहीं है। ठीक है, भक्ति व वैराग्य वर्णन भी मिलता है। इस काल में सबसे विशेष बात है कि इस काल में कला पक्ष की प्रधानता रही थी। कला पक्ष की प्रधानता रही थी, भाव पक्ष को गौण किया गया था। जैसा कि केशवदास के बारे में रामचंद्र शुक्ल कहेंगे कि भाई बढ़िया है, कोई केशवदास की जो लेखनी है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन उनमें क्या है, नहीं है, भावनात्मक रूप से वो बिल्कुल बेकार करती है। रामचंद्रिका के बारे में कहेंगे ना, तो कला पक्ष की प्रधानता देखने को मिलती है। वीर रस की प्रधानता नहीं है, बल्कि वीर रस के बारे में क्या है, वीर रस की कविताएं भी लिखी गई थी। वीर रस की कविताएं भी लिखी गई थी। भूषण इसी प्रकार के एक कवि कहे जाते हैं। कला पक्ष भी हो गई, वीर रस की प्रधानता भी है। कोमलकांत ब्रज भाषा का प्रयोग, कोमलकांत ब्रज भाषा का प्रयोग। उसके बाद आते हैं कोमलकांत ब्रज भाषा का प्रयोग, रसानुकूल छंदों का प्रयोग। रसानुकूल छंदों का प्रयोग, रसानुकूल छंदों का प्रयोग, लेकिन दोहा छंद सर्वाधिक है। दोहा छंद जो है वो सर्वाधिक मिलता है। रसानुकूल छंदों का प्रयोग है, लेकिन दोहा छंद जो है वो सर्वाधिक है। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद श्रृंगार रस में अगर हम बात करें, देखिए जो श्रृंगार लिखा गया वो तो लिखा गया सवैया में, है ना, और जो कवित छंद लिखे गए थे वो लिखे गए थे, अच्छा श्रृंगार, सॉरी वीर, है ना, वीर रस। श्रृंगार रस तो सवैया में था, और वीर रस जो था वो था कवित में। क्लियर बात है। तो ये सारी चीजें भी आपको याद रहनी चाहिए। अब आप एक बार देख सकते हैं भाई, रीति काल का जो उदय था, भाई लोकमंगल की भावना का चमत्कार से देखिए। ठीक है, रीतिकाल का जो उदय के कारण कुछ लोग मानते हैं संस्कृत ग्रंथों का प्रभाव था।
ठीक है, कोई कुछ मानता है, लेकिन रीतिकाल के लिखने के पतन के कारण आपको बता दूं तो देखिए, आप कह सकते हैं कि चमत्कार की अतिशयता थी, चमत्कार की अतिशयता। मैंने आपको उदय के कारण तो बता दिए, चमत्कार की अतिशयता और अत्यधिक श्रृंगारिकता, अत्यधिक श्रृंगारिकता और लोक मंगल की भावना का अभाव, ये सारे क्या हैं, इसके पतन के कारण हैं। ये सारे इसके क्या हैं, पतन के कारण हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखने के लायक है, ठीक है। अब आप, अच्छा मैंने लिखा ही नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, मैंने इसके कारण लिखे ही नहीं। जो, चलिए मैं देखता हूँ कहाँ वीडियो में, अच्छा उस साइड में, उस कोने में लिख सकता हूँ, है ना। चलिए चलिए वहाँ लिख देता हूँ, सही रहेगा। देखो ARC जो है इनके उदय का कारण मानते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई, ARC मानते हैं आश्रयदाताओं, आश्रयदाताओं की रुचि। ARC कहते हैं कि भाई आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकाल का उदय होता है। भाई आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकालीन जो कवि है ना, उनका काव्य का उदय हुआ। लेकिन HPD जो है, HPD है, वो मैंने वर्बली बोल दिया था, HPD कहते हैं भाई संस्कृत के ग्रंथों का प्रभाव था, संस्कृत के ग्रंथों का प्रभाव था। ARC कहते हैं आश्रयदाताओं की रुचि, जबकि HPD कहते हैं कि संस्कृत के ग्रंथों का प्रभाव था, इस कारण से रीतिकाल का उदय हुआ। ठीक है, ये कारण बताते हैं। और इसका पतन क्यों होता है? पतन होता है चमत्कार की अतिशयता, अत्यधिक श्रृंगारिकता और लोक मंगल की भावना का अभाव, है ना। तो इन कारणों से इसका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। अब रही बात हिंदी रीति संप्रदाय। जैसे मैंने यहां कहा कि रीतिरात्मक रीति काव्य, तो यह काव्य से मेरा मतलब संप्रदाय है। यहां काव्य से मेरा मतलब क्या है, संप्रदाय है, कि रीति संप्रदाय के जो प्रवर्तक है ना, उनका वो कौन है, वामन है। जबकि रीति काल के प्रवर्तक कौन है, केशवदास को मानते हैं श्याम सुंदर दास, जबकि चिंतामणि को मानते हैं ARC। उसके बाद हिंदी साहित्य, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हिंदी साहित्य की जो प्रथम रचना है वो कृपाराम जी की हित तरंगिणी मानी जाती है, कृपाराम जी की हित तरंगिणी मानी जाती है, जो इसमें 5 तरंग है, 400 छंद है। कितने तरंग है, 5 तरंग और 400 छंद हैं। क्लियर बात है। तो ये आपका देखिए रीतिकाल है, रीतिकाल की सब सीमा 1643 से 1848 मानी जाती है। और इसमें लोक मंगल यानी जनता को एकदम इग्नोर कर दिया गया था। रीति का अर्थ होता है काव्यांग निरूपण, ऐसे ग्रंथ लिखे गए, काव्य के अंगों को वर्णन करते हुए ऐसे ग्रंथ लिखे गए जिसमें लक्षण उदाहरण दोनों प्रस्तुत किए जाते थे। ARC इसके उदय का कारण आश्रयदाताओं की रुचि मानते हैं, जबकि HPD संस्कृत ग्रंथों का प्रभाव मानते हैं। रीतिरात्मक काव्य से वामन की परिभाषा है, रीति काव्य का प्रवर्तक कहा जाता है वामन को। लेकिन रीतिकाल का प्रवर्तक की बात करें तो केशवदास को मानते हैं श्याम सुंदर दास, चिंतामणि मानते हैं ARC को। रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि बिहारी को माना जाता है, जबकि रीतिकाल में हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि भूषण को माना जाता है। जनवादी काव्य न होकर एक प्रकार का दरबारी काव्य था। रीतिकाल का नामकरण अलंकृत काल मिश्र बंधु कहते हैं, ए अलंकृत मिश्र बंधु। रीतिकाल को ARC रीतिकाल कहते हैं, उत्तर मध्यकाल कहते हैं। श्रृंगार काल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से पुकारते हैं। कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल, कलाकाल रमाशंकर शुक्ल, रसाल काल, रसाल कलाकाल, रीति श्रृंगार काल भगीरथ मिश्र। इसके पतन के कारण की बात करें तो चमत्कार की अतिशयता थी, अत्यधिक श्रृंगारिकता थी, लोक मंगल की भावना का अभाव था। क्लियर बात समझ आ रही। विशेषताएं, इस समय लक्षण ग्रंथों की रचनाएं अधिक हुई थी, सब कवियों में कवि आचार्य बनने की होड़ लग गई थी। डॉक्टर नगेंद्र तो कहते हैं कि श्रृंगारिकता तो रीति कवियों का प्राण तत्व है। नायिका भेद निरूपण इस समय किया गया था, भक्ति व वैराग्य की भावना थी, कला पक्ष की प्रधानता थी, वीर रस की कविताएं थी, कोमलकांत ब्रज भाषा का प्रयोग था और रसानुकूल छंदों का भी प्रयोग किया गया था। दोहा छंद का सर्वाधिक प्रयोग था। उस समय जो श्रृंगार लिखा जाता था तो वो सवैया में, और वीर रस की रचनाएं कवि छंद में। आज मैं इतना ही, चलो स्क्रीनशॉट लेना है कि किसी को ले लो भाई स्क्रीनशॉट, 1 2 3, इतनी देर में ले लिया होगा। तो देखिए आज थोड़ा समय कम है आज भी, और काम ज़्यादा थे, फिर भी आपको एक छोटी सी 20-25 मिनट की क्लास, ताकि नियमित क्लास तो कम से कम मैं दूँ आपको। पीछे भी मैंने बहुत मिस कर दिया, इससे कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है सर भी और टीचर्स की तरह। मैं माफ़ी चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि वास्तव में समय की कमी थी, अन्यथा मैं आपको रेगुलर क्लास
देना चाहता हूँ, इच्छा बहुत रहती है, लेकिन एक तो सर्दियाँ आने के दिन छोटे होते हैं, काम ज़्यादा है, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो ये समस्या आ गई, वरना मैं आपको रेगुलर क्लास दूंगा और आगे भी मेरा प्रयास है कि मैं आपको इस तरह से रेगुलर क्लासेस देता रहूँ। तो आप बुरा ना मानें और बढ़िया पढ़ते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इतना अच्छा मैं जहाँ तक समझता हूँ अच्छा पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आपको कुछ कमी नजर आए तो मुझसे शेयर कीजिए, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मुझे बताइए, मैं सुधार करूँगा। और अगर अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मतलब एक क्रमबद्धता देने के बावजूद भी अगर मान लो चैनल को शेयर नहीं किया जाता तो थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई हमें क्या कमी है। कुछ कमी रहे तो शेयर करो मुझसे, और अगर अच्छा लगे तो औरों से शेयर करो। कमी रहे तो मुझे बताओ, अच्छा लगे तो औरों को बताओ, लेकिन प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करते रहिए, आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं ठीक रात यही 8-9 बजे, कभी भी मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर।